वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस, जिनको दिया गया है आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इमरजेंसी का मतलब है ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशंस जिससे कंट्री की सिक्योरिटी खतरे में हो, सॉवरेंटी या फिर कंट्री की यूनिटी खतरे में हो। जैसे कि अगर एग्जांपल लें, अगर चाइना या फिर पाकिस्तान की साइड से इंडिया के ऊपर सडन अटैक हो जाता है तो कंट्री की सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, मतलब कि वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन जैसी सिचुएशन बन गई है। ऐसे ही अगर यूनिटी की बात करें, जो रिसेंट खालिस्तान वाला इशू भी चल रहा है, ये जस्ट एग्जांपल है यूनिटी की। उस खालिस्तान वाले इशू की वजह से पंजाब में सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज होंगी तो ये इंडिया की यूनिटी को खतरा होगा। ऐसे ही अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा हो तो इन ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशंस को कंटेन करने के लिए इन आर्टिकल्स के थ्रू सेंटर को ऑल पावरफुल बनाया गया है कि अगर ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशंस आती हैं तो सेंटर के पास सारी पावर्स चली जाएंगी, स्टेट्स सेंटर के कंट्रोल के अंदर आ जाएंगी विदाउट एनी फॉर्मल अमेंडमेंट। जो हमारे इंडिया का नॉर्मल सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है। स्टेट्स की अपनी स्टेट लिस्ट है जिसके ऊपर स्टेट्स लॉ बनाती हैं, ऐसे ही यूनियन की अपनी यूनियन लिस्ट है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो विदाउट एनी अमेंडमेंट, किसी अमेंडमेंट के बिना ही ये फेडरल सिस्टम यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि सेंटर के पास सारी पावर्स चली जाती हैं। और ये इंडिया का एक यूनिक फीचर है। अदरवाइज अगर हम देखें, जब हमने अमेंडमेंट का चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर फेडरल फीचर्स से रिलेटेड कोई चेंजेस लेके आनी है उसके लिए अंडर आर्टिकल 368 एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है। उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड चेंजेस लेके आई जा सकती हैं और उनमें स्टेट्स का भी कंसेंट इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर क्या है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में किसी भी फॉर्मल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती, मतलब कि विदाउट एनी रिकोर्स टू आर्टिकल 368 फेडरल सिस्टम यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसी के ऊपर ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला है। लक्ष्मीकांत में बहुत बड़ा सा पैरा दिया गया है, बट हमें अगर मीन्स आंसर राइटिंग में कोड करना है इस चीज को, इस इमरजेंसी से रिलेटेड किसी भी सिचुएशन को, तो हम इतने बड़े पैरास को कोट नहीं करेंगे। हमारे लिए जो लाइन इंपॉर्टेंट होगी उसी को ही हम यूज करेंगे आंसर राइटिंग में। जैसे कि यहाँ पर इस लाइन को यूज करा जा सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला है दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी फेडरल एंड यूनिटरी अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टांसिस। अमेरिका का एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक फीचर है कि अगर टाइम ऐसा हो या फिर सर्कमस्टांसिस ऐसी हो तो उस केस में ये हमारा फेडरल सिस्टम यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस लाइन को आप मेंस आंसर राइटिंग में कोट करोगे अगर इमरजेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है। अब 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी, जिसमें आपने याद रखना है ये वॉर, W से है वॉर सिंपल, A से है अग्रेशन एक्सटर्नल एग्रेशन और R से है रिबेलियन आर्म्ड रिबेलियन। अब इन तीनों टर्म्स का भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि हम नेशनल इमरजेंसी के साथ ही देखेंगे कि इन तीनों टर्म्स का डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या है। सेकंड, इस नेशनल इमरजेंसी से ही आपने याद रखना है आंसर राइटिंग के लिए शाह कमीशन। एंड इनफैक्ट वनडे एग्जाम के लिए भी आपने याद रखना है कि जो शाह कमीशन है वो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। ऐसे ही जो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में दिया गया है उससे रिलेटेड केस है इंपॉर्टेंट, SR बोमाई केस। और आर्टिकल जो 360 है वो बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। अब इन सारी इमरजेंसीज को हम समझेंगे। सबसे पहले है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। इसमें क्या बोला गया है, देखिए जो नेशनल इमरजेंसी है अगर लगाई जाती है तो जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी बस बोलने में ही आता है, हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेशन यूज करा गया है वो प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी यूज करा गया है फॉर दिस पर्टिकुलर नेशनल इमरजेंसी। तो क्या होता है नेशनल इमरजेंसी के केस में, अगर प्रेसिडेंट को लगता है, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, यहाँ पर वर्ड क्या है सेटिस्फाइड यूज करना है क्योंकि इसी से रिलेटेड ही बाद में एक अमेंडमेंट भी है और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसी सिचुएशन है, प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड है कि वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन जैसी सिचुएशन है तो उस केस में, और ऐसे ही अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है बट प्रेसिडेंट को लग रहा है कि नियर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन बन सकती है वॉर जैसी या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन जैसी या फिर आर्म्ड रिबेलियन जैसी अगर सिचुएशन बन सकती है, उस केस में भी अगर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो उस केस में भी अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है तो वो प्रोक्लेम करेगा या फिर डिक्लेयर करेगा नेशनल इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट।
अब ये चीज याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रेसिडेंट अपनी विल के अकॉर्डिंग ही इस इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे ही पास्ट में इसका बहुत मिसयूज भी हुआ है। प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट ही डिक्लेयर करेगा या फिर प्रोक्लेम करेगा, और ये प्रोटेक्शन ऐड करी गई थी बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ग्राउंड्स दी गई हैं कौन सी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? वॉर ऐसी सिचुएशन होगी जब दो कंट्री अगर वॉर में हैं बट उन्होंने पहले फॉर्मली डिक्लेयर करा है कि हम एक दूसरे के साथ वॉर लड़ेंगी। जैसे कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, वॉर की सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों डिक्लेयर करेंगे, पहले एक फॉर्मल डेक्लेरेशन होगी। बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, इस केस में क्या होगा कि पाकिस्तान ने सीधा ही इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, कोई भी फॉर्मल डेक्लेरेशन नहीं दी, बताया नहीं कि वॉर लड़ी जाएगी या फिर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करने वाला है। वॉर की सिचुएशन में क्या होगा, पहले बताया जाएगा, दोनों कंट्रीज डिक्लेयर करेंगी, बट एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पर विदाउट ही डेक्लेरेशन, विदाउट एनी फॉर्मल डेक्लेरेशन वो अटैक कर दिया जाता है। आर्म्ड रिबेलियन, अपनी ही कंट्री के अंदर अगर लोग इंडिया की जो गवर्नमेंट हो, हमारे अगर इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग आर्म्स उठा रहे हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं, लोगों के द्वारा ये आर्म्ड रिबेलियन है, तो इस सिचुएशन को बोला जाएगा आर्म्ड रिबेलियन। और क्योंकि अब ये कंट्री के अंदर है, इसी वजह से ही इसको इंटरनल इमरजेंसी बोल रहे हैं। लेकिन ये जो वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन है, क्योंकि ये बाहर से अटैक हो रहे हैं, एक फॉर्मल डेक्लेरेशन के थ्रू है और एक विदाउट फॉर्मल डेक्लेरेशन के थ्रू है, तो क्योंकि ये बाहर से है तो इनको बोला गया है एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी कब लगेगी? अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन जैसी सिचुएशन बन चुकी है, या फिर ऐसी सिचुएशन, ऐसा उनको लगना कि फ्यूचर में ये सिचुएशन बन सकती है, तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, जिसको ऐड करा गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऐसे ही 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट इन सारी सिचुएशंस के लिए डिफरेंट प्रोक्लामेशंस भी इशू कर सकता है। मतलब कि वॉर वाली सिचुएशन के लिए अलग नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लामेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए अलग प्रोक्लामेशन, और ऐसे ही आर्म्ड रिबेलियन के लिए अलग प्रोक्लामेशंस। ये किसने बोला? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 38 ने। ऐसे ही 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या कहती है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि या तो पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर नेशनल इमरजेंसी लगा दे, प्रेसिडेंट के पास इस अमेंडमेंट के थ्रू पावर है कि वो किसी स्पेसिफाइड एरिया के ऊपर भी इमरजेंसी लगा सकता है। मतलब कि अगर नेशनल इमरजेंसी से अगर लगी हुई है नेशनल इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट ये चीज बोल सकता है कि इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा वो सिर्फ पंजाब में होगा, मतलब जो इसके इफेक्ट्स होंगे वो मेजरली सिर्फ पंजाब में ही होंगे। तो प्रेसिडेंट इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन भी स्पेसिफाई कर सकता है, लिमिट कर सकता है, इस इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का जो इफेक्ट होगा किस एरिया में होगा वो चीज बता सकता है। ये चीज कहाँ, ये उसको पावर किससे मिली है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। अब देखिए ये जो आर्म्ड रिबेलियन चीज है, इसको पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब बात करी गई थी वो थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की। देखिए अब अगर हम आर्म्ड रिबेलियन को डिफाइन करते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यहाँ पर लोग आर्म्स, एम्यूनिशन का यूज कर रहे हैं। तो लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था। कैसे? क्योंकि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट भी था तो उस केस में भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती थी, तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज रहता था। जैसे कि 1975 की इमरजेंसी। अब 1975 की जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर इमरजेंसी लगाई, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस है राजनारायण केस। जो राजनारायण एक पर्सन थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जो थी उस टाइम पर, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को उन्होंने चैलेंज करा था कि जितने भी उन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं उसमें उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करा है, ऐसा इन्होंने इंदिरा गांधी को चैलेंज करा था। तो जिसके बाद फिर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट थी, उन्होंने इस इलेक्शन को, जो उस टाइम पे था, इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और ये बोल दिया कि इंदिरा गांधी एज पीएम कंटिन्यू नहीं करेंगे। फिर बाद में इंदिरा गांधी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इलेक्शन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बट क्योंकि अभी ये इशू चल रहा है तो इसी वजह से ही
जो इंदिरा गांधी है वो प्राइम मिनिस्टर्स की पावर का यूज नहीं कर पाएंगी। मतलब कि उस टाइम पर इंदिरा गांधी जो थी वो पीएम बन चुकी थी, बट पीएम विदाउट पावर। इस राजनारायण की जब सिचुएशन चल रही थी, तो बाद में फिर क्या होता है, अब इस सिचुएशन की वजह से, क्योंकि वो पीएम तो हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप पीएम तो हैं, बट अभी फॉर द टाइम बिंग आपके पास कोई पावर नहीं है। अब इसी की वजह से ही फिर इंदिरा गांधी क्या करती हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर इमरजेंसी लगा देती हैं। वो उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे, फखरुद्दीन शायद उनका नाम था, तो उनको बोलती हैं कि कोई कैबिनेट से डिस्कस नहीं करा जाता, कैबिनेट को पता नहीं होता, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पता नहीं होता, बट वो बस क्या करती हैं कि प्रेसिडेंट को बोलती हैं कि आप इमरजेंसी लगाइए, और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसी मिसयूज की वजह से ही फिर 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इस आर्म्ड रिबेलियन जो वर्ड था इसको हटा दिया, और इसकी जगह पर क्या आया, आर्म्ड रिबेलियन, मतलब कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया और आर्म्ड रिबेलियन आया। अब इमरजेंसी अगर लगेगी आर्म्ड रिबेलियन के ऊपर तब लगेगी अगर लोग आर्म्स का यूज कर रहे हैं अगेंस्ट अपनी स्टेट मशीनरी या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट, और ऐसे ही अम्यूनिशन वगैरह का यूज कर रहा है, और जो प्रोटेस्ट है वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है। अब इस 44 अमेंडमेंट की वजह से कुछ और चेंजेस भी आए। पहले तो इसने क्या करा कि देखिए ये जो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड था वो ऐड करा, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि रिटर्न एडवाइस भी चाहिए होगी कैबिनेट की, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर खुद ही इमरजेंसी का डिसीजन लेके प्राइम प्रेसिडेंट को नहीं बोलेगा कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। और ऐसे ही इसने ये बोला कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है, ये सारी चीजें 44 अमेंडमेंट के थ्रू आई हैं। ऐसे ही 44 अमेंडमेंट ने क्या बोला कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन उसकी खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन है कैबिनेट, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सेटिस्फेक्शन। ऐसे ही जो ये अमेंडमेंट 44 है, इसने 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 को भी डिलीट कर दिया। ऐसा इसने क्यों करा, क्योंकि 38 अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला था कि जो भी अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है दैट विल नॉट बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब कि नेशनल इमरजेंसी अगर लगाई गई है तो कैसे भी कॉन्सिक्वेंसेज हों, कैसे भी इफेक्ट्स हों, उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता। तो इसी वजह से ही फिर 44 अमेंडमेंट ने 38 अमेंडमेंट को डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से फिर नेशनल इमरजेंसी बिकेम ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। और ऐसे ही मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नेशनल इमरजेंसी को भी चैलेंज करा जा सकता है अगर जो इंटेंशंस हैं वो मेलाफाइड हैं, जो ग्राउंड्स बताई गई हैं इमरजेंसी लगाने की वो मेलाफाइड है, मतलब बैड इंटेंशंस वाली हैं, और ऐसे ही इररेलीवेंट फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि फैक्चुअल डेटा अवेलेबल नहीं है, क्यों लगाई गई हैं उसका एक प्रॉपर रीजन नहीं है। इन चीजों के ऊपर ऐसे ही अब्सर्ड और या फिर परवर्स, मतलब कि इल वेस्ड डिसीजन है, ये अपनी पॉलिटिकल पर्पस के लिए इमरजेंसी लगाने का डिसीजन लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 रीजन दिए थे मिनर्वा मिल्स केस में, जिनके बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी को भी चैलेंज करा जा सकता है। अब देखते हैं कि कैसे नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करा जाएगा, क्या इनका प्रोसीजर है। नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लामेशन से रिलेटेड, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ड्यूरेशन से रिलेटेड जितने भी लक्ष्मीकांत में पॉइंट्स दिए गए हैं सारे कवर हो जाएंगे। बस ये मेरा थोड़ा मेथड डिफरेंट होगा बताने का, और इतनी गारंटी है कि पूरी की पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी इस मेथड के थ्रू। सबसे पहले मैं एक पॉइंट ही रीड कर देती हूँ, लाइन रीड कर देती हूँ लक्ष्मीकांत का, दैट द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। देखिए प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा, उसने उसकी डेट ऑफ इशू कितनी है, जब उसने इमरजेंसी को प्रोक्लेम करा या फिर जब प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी को डिक्लेयर करा, से वो डेट है 1 अक्टूबर। अब इस 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक, मतलब कि विद इन 1 month, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों को सेपरेटली विद स्पेशल मेजॉरिटी नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा, तभी फिर नेशनल इमरजेंसी लगेगी। डेट ऑफ इशू कितनी थी, 1 अक्टूबर। 1 नवंबर तक का टाइम है दोनों हाउसेस के पास नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करने का। अब ये जो 1 month का टाइम है, पहले ये कितना था, 2 month। 44 अमेंडमेंट से ही इसको रिड्यूस करके 1 month कर दिया गया, और ये जो स्पेशल मेजॉरिटी वाली प्रोविजन है इसको भी 44 अमेंडमेंट से ही ऐड करा गया। इससे पहले सिंपल मेजॉरिटी से ही काम हो जाता था।
अब देखिए दोनों हाउसेज ने अप्रूव कर दिया, ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी अब 6 मंथ तक चलेगी। दोनों हाउसेज की अप्रूवल के बाद नेशनल इमरजेंसी 6 मंथ तक चलेगी और हर 6 मंथ तक ये टाइम पीरियड को एक्सटेंड करा जा सकता है और हर 6 मंथ पार्लियामेंट की अप्रूवल भी लेनी होगी। ये जो पीरियोडिक अप्रूवल है कि हर 6 मंथ अगर नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है तो उसके लिए हर 6 मंथ पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी होगी और ये प्रोविजन भी 44 अमेंडमेंट से ही ऐड करी गई थी। अब देखिए यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ है कि 6 मंथ, हर 6 मंथ पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके कितना भी लंबा टाइम, इंडेफिनिट टाइम तक नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। अब इसमें एक ना सिचुएशन बनती है, देखिए जो राज्यसभा है वो तो परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, बट लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। अच्छा, इससे पहले 3 चीजें हैं, एक होती है सस्पेंशन, हाउस को सस्पेंड करना, और एक चीज होती है डिसॉल्व करना, और एक होता है हाउस का एबॉलिश हो जाना। इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए इमरजेंसी को समझने के लिए। सस्पेंड होने का मतलब क्या है कि हाउस में मेंबर्स तो हैं, से अगर लोकसभा की एग्जांपल लें तो लोकसभा में मेंबर्स तो अवेलेबल हैं बट उनके पास कोई भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हाउस, मतलब कि जो लोकसभा है वो सस्पेंड हो चुकी है। अगर डिसॉल्व की बात करें तो इस केस में क्या है कि हाउस में कोई मेंबर ही नहीं है, लोकसभा में कोई भी मेंबर नहीं है, अब कोई मेंबर नहीं है, तो इसके लिए फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होंगे तभी तो हाउस में मेंबर आएंगे। इस केस में कोई भी इलेक्शन की बात नहीं है क्योंकि हाउस में मेंबर्स हैं बट उनके पास जस्ट पावर्स नहीं है। अबॉलिश होने का मतलब क्या है कि हाउस ही नहीं है, कोई हाउस है ही नहीं। ऐसी सिचुएशंस तो रहती नहीं है बट इसका मतलब है कि कोई हाउस है ही नहीं। डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि मेंबर्स भी नहीं है, हाउस में कुछ भी नहीं है, बट उसके लिए मेंबर्स को लेके आने के लिए फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होंगे। सस्पेंड का मतलब क्या है कि हाउस में मेंबर्स तो हैं, जस्ट उनके पास कोई पावर्स नहीं है। तो अब देखते हैं, अगर देखिए ये तो हो गया कि प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम करा, विद इन 1 मंथ दोनों हाउस ने अप्रूव कर दिया इमरजेंसी, और ऐसे ही फिर 6 मंथ करके हर बार पार्लियामेंट की अप्रूवल लेके इनडेफिनेट पीरियड तक इमरजेंसी चलती रहेगी। बट एक सिचुएशन क्या रहती है कि मान लीजिए लोकसभा जो थी वो डिसॉल्व हो गई, लोकसभा से 20 अक्टूबर को अप्रूव उसने कब करना था, 1 नवंबर तक का टाइम था। 1 नवंबर से पहले पहले लोकसभा को भी अप्रूव करना था, बट 20 अक्टूबर को ही लोकसभा डिसॉल्व होगी, मतलब कि बिना अप्रूव करे ही। तो इसके बाद फिर क्या होगा, क्योंकि अब डिसॉल्व हो चुकी है, हाउस में कोई मेंबर ही नहीं है, फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाने पड़ेंगे विद इन 6 मंथ। तो एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए कि 15 दिसंबर तक इलेक्शंस हो चुके हैं। अब क्योंकि लोकसभा आ चुकी है, न्यू लोकसभा हाउस में आ चुकी है, न्यू मेंबर्स आ चुके हैं हाउस में, तो उनकी फर्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट सिटिंग होगी। तो मान लीजिए कि 20 दिसंबर को लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग होती है। अब इस फर्स्ट सिटिंग में लोकसभा नेशनल इमरजेंसी के ऊपर डिसीजन लेगी, और ये डिसीजन तब ही लेगी अगर मीन टाइम में, मतलब कि 20 अक्टूबर से लेकर 20 दिसंबर तक राज्यसभा ने बीच में अप्रूव कर दी है नेशनल इमरजेंसी। तो लोकसभा क्या डिसीजन लेगी, या तो अगर राज्यसभा ने इमरजेंसी को अप्रूव करा हुआ था तो लोकसभा ये डिसाइड करेगी कि क्या इस नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करना है या फिर डिसकंटिन्यू करना है। अगर तो लोकसभा इसको कंटिन्यू करेगी, अब ये नई लोकसभा की बात हो रही है, आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, नई लोकसभा बनने के बाद। तो अगर लोकसभा ने कहा कि नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी तो फिर से सेम प्रोसेस ये वाला चालू हो जाएगा कि एट ए टाइम 6 मंथ। उसके बाद अगर फिर से 6 मंथ करना है तो तब फिर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बट अगर लोकसभा ने कहा कि नहीं हम नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू रखेंगे, तो तब क्या होगा, 30 डे तक, मतलब कि 20 दिसंबर से लेकर 30 डे जितने भी होंगे उन 30 डेज तक ही नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या है, नॉर्मल सिचुएशंस, जब दोनों ही हाउसेज हैं, लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुई है, उस केस में क्या है कि डेट ऑफ इशू से लेकर जब प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर करा और विद इन 1 मंथ फिर दोनों हाउसेज ने अप्रूव करा, उसके बाद 6 मंथ करके नेशनल इमरजेंसी चलती रहेगी इंडेफिनेट पीरियड के लिए, बट हर 6 मंथ के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी।
और ये जो दोनों हाउसेज अप्रूव करेंगे ये स्पेशल मेजोरिटी से होंगे, और जितनी भी ये सारी प्रोविजंस हैं ऐड करी गई 44 अमेंडमेंट से। बट अगर लोकसभा हो जाती है डिसॉल्व, तो डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होंगे। तो पहले फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे विद इन 6 मंथ। उसके बाद जब लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होगी, अब मान लीजिए कि बीच में राज्यसभा ने नेशनल इमरजेंसी कर दी थी अप्रूव, अब लोकसभा जो नई बनेगी उसको भी अप्रूव करना होगा या फिर डिसअप्रूव करना होगा। और अगर लोकसभा ने कहा कि हम कंटिन्यू रखेंगे इस नेशनल इमरजेंसी को, तो ऐसे सेम प्रोसेस चलता रहेगा 6 मंथ वाला। बट अगर लोकसभा ने कहा कि नहीं हम डिसकंटिन्यू करेंगे, तो राज्यसभा ने जो पहले अप्रूव करी थी, अब क्या होगा, ये जो नेशनल इमरजेंसी होगी फर्स्ट सीटिंग से लेकर दैट इज 20 दिसंबर से लेकर 30 डे तक ही कंटिन्यू रहेगी। मतलब कि अब 31 दिसंबर तक 30 दिन तक ही चलेगी। 31 दिसंबर को इमरजेंसी जो होगी वो नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। तो ये फर्स्ट सीटिंग से लेकर 30 डे तक का पीरियड कब होगा, जब राज्यसभा ने बीच में अप्रूव कर दिया है। तो ये था सारे का सारा प्रोसेस नेशनल इमरजेंसी लगाने का। अब देखते हैं कि कैसे इसको रिवोक करा जा सकता है नेशनल इमरजेंसी को, या फिर कैसे विदड्रॉ करा जा सकता है। तो इसमें भी 3 सिचुएशंस बनती हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि प्रेसिडेंट खुद ही कभी भी एक नई प्रोक्लामेशन, एक नई डेक्लारेशन इशू करके बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के ये बोल सकता है उस डेक्लारेशन में कि नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करा जाता है। या फिर दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर लोकसभा ये रेजोल्यूशन पास करे, ऐसा रेजोल्यूशन पास करे जिसमें वो बोले कि नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा, तो उस केस में भी इसको विदड्रॉ कर लिया जाएगा। और ये जो रेजोल्यूशन पास करने वाली क्लॉज थी इसको ऐड करा गया था 44 अमेंडमेंट से। अब देखिए यहाँ पर राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं है। जब अप्रूव करना था नेशनल इमरजेंसी को, तो दोनों हाउसेज को सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी अप्रूव करना था। बट जब डिसकंटिन्यू करना है, जब इसको विदड्रॉ करना है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की ही बात करी गई है। अब एक थर्ड सिचुएशन और भी बनती है। अगर 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा के 1/10 मेंबर, दैट इज यहाँ पर बात करी जा रही है कोरम की, अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर रिटर्न नोटिस देते हैं स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट को। स्पीकर को कब देंगे, जब हाउस सेशन में है। ये सेशन प्रोरोग वगैरह क्या होते हैं ये हम पार्लियामेंट के टाइम ही देखेंगे। और अगर हाउस सेशन में नहीं है तो उस केस में फिर रिटर्न नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। ऐसा रिटर्न नोटिस देने के बाद फिर प्रेसिडेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि वो एक हाउस की स्पेशल सिटिंग को सम्मन करेगी। ये सम्मन भी हम बाद में ही देखेंगे, पार्लियामेंट जब चैप्टर करेंगे तब। इस स्पेशल सिटिंग में ही लोकसभा फिर स्पेशल मेजोरिटी से डिसाइड करेगी कि इसको विदड्रॉ करना है या फिर विदड्रॉ नहीं करना है, या फिर इसको कंटिन्यू रखना है। और अब ये जो स्पेशल सिटिंग होगी इसको 14 डेज के अंदर अंदर ही करना होगा। ये स्पेशल सिटिंग विद इन 14 डेज ही होगी और इसमें सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। तो ये थे इसकी विदड्रॉल से रिलेटेड जितने भी मेथड हो सकते हैं, 3 मेथड थे। अब हम देखते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो उस केसेस में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले 3 हेड्स में इसको देखेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर क्या इफेक्ट आया, लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ कैसे इम्पैक्ट होगी, या फिर फंडामेंटल राइट्स कैसे इम्पैक्ट होंगे। इन सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस की। इस केस में 3 चीजें आती हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस में, एग्जीक्यूटिव स्फीयर, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल स्फीयर। तो तीनों को ही देखेंगे। एग्जीक्यूटिव के केस में क्या होगा कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होगा, यहाँ पर बात करी गई है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, यूनियन कैबिनेट की। यूनियन कैबिनेट ऑल पावरफुल बन जाएगा। यूनियन कैबिनेट के पास स्टेट एग्जीक्यूटिव से ज्यादा पावर होंगी। और जो सेंटर होगा यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही है। जो सेंटर होगा स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस दे सकता है किसी भी मैटर के ऊपर। जितने भी लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उनके किसी भी मैटर के ऊपर सेंटर स्टेट को डायरेक्शंस दे सकता है। बट इसमें याद हमने क्या रखना है कि इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होगी। सस्पेंड का मैंने पहले ही बताया क्या मीनिंग है कि जो हाउस के मेंबर्स हैं वो तो हाउस में है, जस्ट उनके पास कोई पावर्स नहीं है। इस केस में पावर्स किसके पास चली गई हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, यूनियन कैबिनेट के पास या फिर सेंटर के पास। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट इज जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो अभी के वहीं ही हैं, बस उनके पास कोई पावर्स नहीं है। अगर लेजिस्लेटिव स्फीयर की बात करें तो
तो आर्टिकल 255 में इससे रिलेटेड प्रोविजंस दी गई हैं। आर्टिकल 255 क्या कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो उसके बाद पार्लियामेंट अज्यूम्स कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन ओवर स्टेट लिस्ट। देखिए इस चीज को आपने ऐसे ही यूज करना है, यही चीज यूज करनी है आपने, दैट इज कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन। अगर लेजिस्लेटिव स्फीयर की बात करें तो आर्टिकल 250 क्या कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तो जितने भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर पहले स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता था, अब क्या होगा, अब पार्लियामेंट के पास भी इक्वल पावर होंगी उनके ऊपर लॉ बनाने की। बट ये जो लॉ होंगे, जब इमरजेंसी लगी हुई थी उस टाइम पर ये तो ऑपरेशन में थे, जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई उसके 6 मंथ तक ही ये लॉ ऑपरेटिव रहेंगे। उसके बाद ये जितने भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं वो सारे के सारे दे सीज टू ऑपरेट, मतलब कि उनका ऑपरेशन जो होगा वो खत्म हो जाएगा, उनका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा 6 मंथ के बाद। अब इस केस में जो होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड नहीं करा जाता है। देखिए एग्जीक्यूटिव केस में क्या था कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दैट इज स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सस्पेंड नहीं हुआ था, बट लेजिस्लेटिव के केस में क्या है कि स्टेट का लेजिस्लेचर दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड नहीं हुई है। ये दोनों का डिफरेंस याद रखना है। एग्जीक्यूटिव के केस में आप एग्जीक्यूटिव ही बोलोगे, ये नहीं कहोगे कि एग्जीक्यूटिव के केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड नहीं हुई है, नहीं। एग्जीक्यूटिव के केस में स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सस्पेंड नहीं होगा और लेजिस्लेटिव के केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड नहीं होगी। अब अगर फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करें तो कैसे इंपैक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट जो होता है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को सस्पेंड कर सकता है, मतलब कि जितनी भी सेंटर की साइड से असिस्टेंस जा रही है, जैसे भी टैक्सेस वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उनको प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है, सेंट्रल असिस्टेंस को खत्म कर सकता है, कैंसिल कर सकता है या फिर उसको कम भी कर सकता है। तो ये थे सेंटर स्टेट के रिलेशंस कैसे इंपैक्ट होते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब देखते हैं कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ कैसे इंपैक्ट होती है जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो। दोनों का नॉर्मल टेन्योर कितना है 5 इयर्स का, बट पार्लियामेंट के पास पावर है लोकसभा से भी रिलेटेड और पार्लियामेंट के पास ही पावर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड कि दोनों का टेन्योर बाय 1 ईयर एक्सटेंड कर सकती है फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, मतलब कि एक टाइम पर 1 ईयर के लिए ही टेन्योर को एक्सटेंड करा जाएगा। बट ये 1 ईयर करके कितने भी टाइम तक इसको एक्सटेंड करा जा सकता है और जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी उस टाइम के बाद फिर इलेक्शंस कंडक्ट करे जाएंगे विद इन 6 मंथ। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल हैं 358 एंड 359। 358 क्या कहता है कि आर्टिकल 19 में जितनी भी फंडामेंटल लिबर्टीज दी गई हैं वो ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड हो जाती हैं और उसके लिए प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी ऑर्डर इशू नहीं करना पड़ता, उसको ऐसे ही प्रेसिडेंट की कोई नोटिफिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है आर्टिकल 19 से रिलेटेड। अब देखिए जितने भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, साथ ही बहुत सारे ट्रिक्स के साथ बताया भी गया है, तो वो भी आप जाकर एक बार देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और साथ में मेजोरिटीज जैसे स्पेशल मेजोरिटी क्या है, सिंपल मेजोरिटी क्या है, इफेक्टिव या फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, इनको भी मैंने विद एग्जांपल से समझाया है, तो वो भी आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 358 क्या कहता है कि जितने भी आर्टिकल 19 में लिबर्टीज दी गई हैं वो सस्पेंड हो जाएंगी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर और उसके लिए कोई भी अलग से नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब देखिए आर्टिकल 19 से रिलेटेड जितनी भी ये लिबर्टीज हैं, अब ये लिबर्टीज क्या करती हैं, ये लिबर्टीज स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती हैं। बट नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर क्या होगा कि स्टेट के ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देगी ये नेशनल इमरजेंसी। मतलब कि जो स्टेट होगी कोई भी लॉ बना सकती है इन लिबर्टीज से रिलेटेड और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होगा वो कोई भी एक्शन ले सकता है इन लिबर्टीज से रिलेटेड। और कोई भी सिटीजन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ये कोर्ट में जाकर नहीं बोलेगा कि हमारे आर्टिकल 19 की वायोलेशन हुई है। मतलब कि स्टेट कोई भी एक्शन ले सकता है, स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है इन 6 लिबर्टीज के ऊपर। मतलब कि जो स्टेट के ऊपर इन लिबर्टीज की वजह से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी अब वो रिस्ट्रिक्शन हट गई है ड्यू टू नेशनल इमरजेंसी। दैट इज
इस एग्जीक्यूटिव एक्शन को जो भी इस नेशनल इमरजेंसी के द्वारा लिया गया है, जितने भी लॉ बनाए गए हैं ड्यूरिंग दिस नेशनल इमरजेंसी, उनको कोर्ट में कभी चैलेंज नहीं करा जा सकता। दैट इज दीज एग्जीक्यूटिव एक्शंस, यहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। और ऐसे ही जो स्टेट के लॉ बने हुए हैं उनको जुडिशियल रिव्यू के द्वारा चैलेंज नहीं करा जा सकता। बट जो एक अमेंडमेंट आई थी 44 अमेंडमेंट, देखिए जितनी भी ना इमरजेंसीज हैं उनके लिए 44 अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें 44 अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं रिलेटेड टू इमरजेंसी, उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी इस इमरजेंसी के बाद ही। सारी की सारी चीज़ें मैं बता दूंगी जितनी भी इस 44 अमेंडमेंट ने ऐड करी हैं या फिर रिमूव करी हैं रिलेटेड टू इमरजेंसी। तो 44 अमेंडमेंट ने कुछ चीज़ें या फिर कुछ सेफ गार्ड्स ऐड करें। वो क्या थे? सबसे पहले ये बोल दिया कि जितनी भी नेशनल इमरजेंसी की वजह से आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, वो तभी सस्पेंड होगा अगर वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन जैसी सिचुएशन हो, मतलब कि आर्म्ड रिबेलियन, अगर इंटरनल इमरजेंसी हो, उस केस में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तब आर्टिकल 19 से रिलेटेड जितनी भी लिबर्टीज हैं उनको सस्पेंड नहीं करा जा सकता। ऐसे ही क्या बोला है इसने 44 ने कि जितने भी लॉज इमरजेंसी से रिलेटेड बनाए गए हैं ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी, स्टेट लेजिस्लेचर ने जितने भी लॉ बनाए गए हैं बस वही प्रोटेक्टेड हैं अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू। वही लॉ हैं जिनको चैलेंज नहीं करा जा सकता। वही एग्जीक्यूटिव एक्शन जो कि इस इमरजेंसी से रिलेटेड लिया गया है, सिर्फ उसी को चैलेंज नहीं करा जाएगा। बाकी जितने भी लॉज हैं जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं हैं, दोज लॉज विल बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है। तो ये आर्टिकल 358 कहता है आर्टिकल 19 को जो सस्पेंड करता है। जो आर्टिकल 359 है ये क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, जो आर्टिकल 358 था वहां पर प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, बट आर्टिकल 359 ये यहाँ पर क्या कहता है कि प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन, प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकालेगा, उस ऑर्डर में वो बताएगा कि कुछ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 कि कुछ फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर बात हो रही है एनफोर्समेंट की। आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 पूरे का पूरा ही सस्पेंड हो गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल्स वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, थ्योरेटिकली अवेलेबल हैं, बट उनकी एनफोर्समेंट जो है वो सस्पेंड कर दी गई है प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन के द्वारा। अब एनफोर्समेंट सस्पेंड हुई है तो इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में बताएगा कि किन फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट को सस्पेंड करा जाएगा। उन्हीं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर दिया जाएगा। उन्हीं फंडामेंटल राइट्स के लिए ही जितने भी सिटीजन्स होंगे कोर्ट के पास नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब क्या है? इन सारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना भी सकता है और स्टेट एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्शन ले भी सकता है, एंड दोज एक्शंस एंड दोज लॉज विल नॉट बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, सेम लाइक दिस आर्टिकल 358। बस इसमें क्या था कि यहाँ पर आर्टिकल 19 की बात करी गई थी, यहाँ पर किसी भी फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट की बात करी गई है, बट इसमें आर्टिकल 20 और 21 इंक्लूडेड नहीं है। और ये चीज़ किसने बोली थी? सेम 44 अमेंडमेंट ने, कि किसी भी फंडामेंटल राइट को आर्टिकल इस बाय नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है, बट उसमें 20 और 21 इंक्लूडेड नहीं होंगे। 21, 20 और 20 को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। 20 क्या कहता है? ये 20 प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, और 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इनको सस्पेंड नहीं करा जा सकता, इनकी एनफोर्समेंट को सस्पेंड नहीं करा जा सकता। अगर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इनकी वायोलेशन होती है तो उस केस में कोर्ट में जाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। अब सेम चीज यहाँ पर भी बोली गई है कि जितने भी लॉज इमरजेंसी से रिलेटेड है उनके अगेंस्ट ही, उन्हीं के लिए ही स्टेट को प्रोटेक्शन मिली हुई है। बाकी के जितने भी लॉज हैं उनके लिए स्टेट के ऊपर स्टेट को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है। अब साथ में प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में ये भी बता सकता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट को सस्पेंड करा गया है वो किन एरियाज के ऊपर लगेगी, कितने टाइम के लिए लगेगी। मतलब कि खुद ही प्रेसिडेंट बता देगा कि या तो ये सस्पेंशन पूरे के पूरे इंडिया के लिए होगी या फिर कंट्री के किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए होगी, और ये भी बताएगा कि कितने पीरियड के लिए ये सस्पेंशन, ये एनफोर्समेंट के ऊपर जो सस्पेंशन लगी है किस टाइम तक ये कंटिन्यू रहेगी। अब ये थी नेशनल इमरजेंसी
नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड एक शाह कमीशन मैंने बताया था कि आपको ध्यान में रखना है आंसर राइटिंग के लिए। शाह कमीशन क्या था, देखिए 1975 में इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। तो इसी को ही चैलेंज करा था जनता पार्टी गवर्नमेंट। जब जनता पार्टी गवर्नमेंट फिर पावर में आई थी, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने लोकसभा इलेक्शन में उसकी डिफीट हो गई थी। उसके बाद जनता पार्टी पावर में आई तो उसने शाह कमीशन को अपॉइंट करा। शाह कमीशन का काम था ये देखना कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी वो किन फैक्ट्स के ऊपर डिक्लेयर करी गई थी, किन सरकमस्टांसिस के ऊपर डिक्लेयर करी गई थी, उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम था शाह कमीशन का। बट शाह कमीशन ने कहा कि जो ये इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है वो जस्टिफाइड नहीं थी। इसी की वजह से ही फिर बाद में 44 अमेंडमेंट एक्ट ने सेफगार्ड्स प्रोवाइड करे थे और ये कहा था कि कैबिनेट की रिटन अप्रूवल से ही इमरजेंसी को, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करा जाएगा। अब हम चलते हैं प्रेसिडेंट रूल के ऊपर। तो देखिए इसको मैंने ट्रिपल स्टार मार्क करा है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट रूल को ही स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड 3 आर्टिकल्स हैं, 355, 356 एंड 365। आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365 ये दोनों ही रीजन बनते हैं फॉर आर्टिकल 356, दैट इज प्रेसिडेंट रूल के लिए ये दोनों आर्टिकल्स एक रीजन बनते हैं अपार्ट फ्रॉम गवर्नर्स रिपोर्ट और अदरवाइज। देखिए जो प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 लगेगा वो तब लगेगा अगर गवर्नर ने रिपोर्ट दी है। बट अगर गवर्नर की रिपोर्ट के अलावा किसी और मेथड से प्रेसिडेंट रूल को लगाना है तो वो मेथड दिए गए हैं 355 में और 365 में। इनको देखते हैं अब हम क्या कहते हैं। देखिए ये तो हमने देख लिया दैट इट्स अ टूल टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 356। 356 के लिए ये एक टूल का काम करता है, सेम आर्टिकल 365। यहाँ पर जो आर्टिकल 355 है ये बात करता है ड्यूटी ऑफ सेंटर, कि सेंटर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। देखिए अब ये हटा दिया गया है, बट पहले प्रेसिडेंट रूल के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस की भी यहाँ पर बात करी जाती थी और ऐसे ही सेम एक्सटर्नल एग्रेशन की भी बात करी जाती थी। लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग देखें तो बोला गया है दैट इट इज ड्यूटी ऑन सेंटर टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको रन करा जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही चल रही है। बेसिकली अगर नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर की ये ड्यूटी है स्टेट्स की प्रोटेक्शन करना, और अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो ये किसके ऊपर पहुंच जाएगा, फिर आर्टिकल 356 के ऊपर, जो कहेगा कि प्रेसिडेंट अब सेटिस्फाइड है कि ब्रेकडाउन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, गवर्नर ने रिपोर्ट दी तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। अब ऐसे ही एक ग्राउंड दी गई है आर्टिकल 365 में जो कहता है इफ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद सेंटर्स डायरेक्शंस, उस केस में भी प्रेसिडेंट के लिए लॉफुल होगा कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा दे, प्रेसिडेंट रूल लगा दे। तो इन तीनों सिचुएशंस में ही प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करा जा सकता है। बट 356 के केस में क्या है कि गवर्नर कोई रिपोर्ट देगा, गवर्नर रिपोर्ट देगा स्टेट की रिगार्डिंग, और ऐसे ही अदरवाइज। देखिए यहाँ पर ये ना अदरवाइज ही प्रॉब्लम थी और इनफैक्ट ये गवर्नर की रिपोर्ट को भी प्रॉब्लम ही माना जाता है, तभी प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज की बात करी जाती है। गवर्नर की रिपोर्ट कैसे प्रॉब्लमेटिक है, जो गवर्नर होता है उसको सेंटर अपॉइंट करता है, सेंटर के एजेंट की जैसे वो काम करता है, तो ऐसा माना जाता है जो गवर्नर है ये पार्टीशन रोल प्ले करता है। जो भी पार्टी सेंटर के ऊपर होगी ये उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है, तो गवर्नर की रिपोर्ट को भी एक प्रॉब्लम माना जाता है। ऐसे ही जो ये अदरवाइज वर्ड यूज करा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको कहीं भी डिफाइन नहीं करा गया है, तो इसी की वजह से भी जो सेंटर है हमेशा इस 356 का मिसयूज भी करता है। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कैसे करा जाता है। प्रेसिडेंट प्रोसेस सेम नेशनल इमरजेंसी के जैसे ही चलेगा जो हमने यहाँ पर समझा था, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि डेट ऑफ इशू, जब ये प्रोक्लामेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल को इशू करा गया तब से लेकर हाउस के पास
2 मंथ का टाइम होगा। नेशनल इमरजेंसी में क्या था, 1 मंथ का टाइम था और स्पेशल मेजोरिटी थी। बट प्रेसिडेंट रूल के केस में क्या होगा, 2 मंथ का टाइम दिया गया है हाउस को, बट विद सिंपल मेजोरिटी ही अप्रूव करना है। उसके बाद फिर जो प्रेसिडेंट रूल होगा वो 6 मंथ तक कंटिन्यू करता रहेगा। बट टाइम लिमिट कितनी की दी गई है, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स इसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट है। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इनडेफिनेट पीरियड तक नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करा जा सकता था, बट यहाँ पर क्या है, 3 ईयर एक टाइम लिमिट सेट कर दी गई है। बट उसमें भी एक कैच है। यहाँ पर क्या है कि देखिए 6 मंथ करके मान लीजिए 2 बार ये इमरजेंसी, जो 2 बार प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया गया। अब ये कितना हो चुका है, 1 ईयर। तो 44 अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने कहा कि अगर 1 ईयर के बाद भी प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करना है तो 2 कंडीशंस में ही कंटिन्यू करा जा सकता है। पहली कंडीशन क्या होगी, अगर नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी ऑपरेशन में है किसी भी इंडिया के पार्ट के ऊपर या फिर पूरे के पूरे इंडिया में, अगर नेशनल इमरजेंसी चल रही है उस कंडीशन में। और ऐसे ही अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहे कि इलेक्शंस स्टेट लेजिस्लेचर के लिए या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाए जा सकते क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं है, अब वो सिचुएशन सेम नेशनल इमरजेंसी की वजह से भी हो सकती है। तो इन 2 कंडीशंस की वजह से ही 1 ईयर के बाद प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करा जा सकता है। बट अदर तो मैक्सिमम टाइम पीरियड अब भी 3 ईयर्स का ही है। बस ये बोल दिया गया कि अगर 1 ईयर के बाद कंटिन्यू करना है तो ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए। और अगर फिर भी ऐसी सिचुएशन है कि 3 ईयर्स के बाद भी प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी, तभी 3 ईयर्स के बियॉन्ड प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अब राज्यसभा वाली ना सिचुएशन यहाँ पर भी है। देखिए कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और मीन टाइम में राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है तो सेम सिचुएशन यही बनेगी जो हमने नेशनल इमरजेंसी के टाइम में देखा था कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है उसके बाद फिर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होंगे क्योंकि हाउस में कोई मेंबर तो है ही नहीं, राज्यसभा डिसॉल्व होती नहीं है। अब मान लीजिए कि लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी थी और राज्यसभा ने अप्रूव कर दी प्रेसिडेंट रूल। उसके बाद जब फिर न्यू लोकसभा बनेगी, उसकी जब फर्स्ट सिटिंग होगी न्यू लोकसभा की, फर्स्ट सिटिंग में ही फिर लोकसभा डिसाइड करेगी कि इस प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करना है या फिर कंटिन्यू नहीं करना है। और अगर इसको कंटिन्यू करा जाएगा तो सेम ये 6 मंथ वाली प्रोसेस चलती रहेगी। और अगर इसको डिसकंटिन्यू करना है तो सिर्फ 30 डेज तक ही ये प्रेसिडेंट रूल रहेगा। तो ये था इसका इम्पोजिशन प्रेसिडेंट रूल का। अब इसको रिवोक कैसे करा जा सकता है, सिंपल प्रेसिडेंट खुद ही पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना इसको रिवोक कर सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो एग्जीक्यूटिव के केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो तो डिसॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की बात करी जा रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो डिसॉल्व हो गया। अब गवर्नमेंट को रन करेगा गवर्नर। गवर्नर किसके बिहाफ पर रन करेगा, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। देखिए स्टेट गवर्नमेंट को चला अभी भी प्रेसिडेंट ही रहा है, बस उसने गवर्नर को बोल दिया कि आप मेरे बिहाफ के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को कंटिन्यू करो, स्टेट गवर्नमेंट को कैरी ऑन करो। और इसमें वो हेल्प किसकी लेगा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करे। इसी की वजह से ही इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है, क्योंकि एक तो गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ पर स्टेट गवर्नेंस चला रहा है और साथ में प्रेसिडेंट खुद भी किसी एडवाइजर्स को, खुद भी किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है इंस्टेड ऑफ दिस चीफ सेक्रेटरी। अब अगर बात करें लेजिस्लेटिव स्फीयर की, तो स्टेट लेजिस्लेचर के केस में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसके पास पहले लॉ मेकिंग पावर थी, अब पावर किसके पास चली गई, पार्लियामेंट के पास। इस केस में अब 3 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले तो पार्लियामेंट लॉ मेकिंग की पावर खुद प्रेसिडेंट को दे सकता है या फिर किसी ऐसी अथॉरिटी को जो प्रेसिडेंट खुद स्पेसिफाई करे। ऐसी अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट खुद बताए, उस अथॉरिटी को लॉ मेकिंग की पावर पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकता है। ऐसे ही ये जो लॉ मेकिंग की पावर प्रेसिडेंट को मिली थी उसके थ्रू प्रेसिडेंट अब सेंटर को भी पावर्स दे सकता है। अब ये वाली जो सिचुएशंस थी ये तब थी जब पार्लियामेंट सेशन में था, जब हाउस सेशन में था, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उस केस में प्रेसिडेंट एक तो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है रिलेटेड टू स्टेट सब्जेक्ट्स, और ऐसे ही पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ये भी बोल सकता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से ही मीट करे जाएंगे। फिर भी जो स्टेट हाई कोर्ट होगा
प्रेसिडेंट उनकी पावर्स को एज्यूम नहीं कर सकता, स्टेट हाई कोर्ट के पास अपनी पावर्स रहेंगी ही रहेंगी। अब हमने देखना है कि प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज कैसे हुआ। तो लक्ष्मीकांत में बताया है कि कैसे 1950 से लेकर हर ट्वाइस अ ईयर, मतलब साल में 2 बार कैसे प्रेसिडेंट रूल लगाए जाते थे 1950 से लेकर, और फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो 1951 में पंजाब में लगा था। और ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि 1975 में इंटरनल इमरजेंसी के बाद जब फिर कांग्रेस पार्टी हार गई थी, तो उसके बाद मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी उसने उन स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जहां पर कांग्रेस पार्टी रूल में थी। और ऐसे ही सेम फिर जब 1980 में कांग्रेस पावर में आती है, सेम वही चीज करती है कि उन्हीं स्टेट्स में फिर वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देती है। अब ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर लीजिएगा, लेकिन मिस यूज से रिलेटेड हमने जो देखना है वो है SR बोमाई केस। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड कोई भी आंसर राइटिंग का क्वेश्चन इसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इसको आपने चाहे रट लो, कैसे भी याद रखो, बट इसको याद रखना है। SR बोमाई क्या था, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे। जब वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सेंटर ऑर्बिट्रेरीली किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं कर सकता। इसी SR बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को भी रेफर करा था। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट जो पहले आई थी, इसने कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे या फिर कुछ रीजंस कह लो कि जब माना जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो वो रीजंस आप नोट कर लीजिएगा। पहला रीजन था पॉलिटिकल क्राइसिस, दूसरा रीजन सरकारिया कमीशन ने बताया था इंटरनल सबवर्जन, थर्ड रीजन बताया था फिजिकल ब्रेकडाउन, और फोर्थ रीजन बताया था नॉन कंप्लायंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टर्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट्स को डायरेक्शंस दे रहा है, स्टेट्स उनको कंप्लाई नहीं कर रही है, उनको फॉलो नहीं कर रही है। ऐसे फिजिकल ब्रेकडाउन एक रीजन बताया था, इंटरनल सबवर्जन एक रीजन बताया था, और ऐसे ही पॉलिटिकल क्राइसिस। ये रीजन सरकारिया कमीशन ने दिए थे रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, और अब इन्हीं को ही SR बोमाई केस में यूज करा गया था, जिसके बेसिस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कौन से प्रॉपर केसेस हो सकते हैं या फिर वैलिड रीजंस हो सकते हैं प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने के लिए, और किन सिचुएशंस में प्रेसिडेंट रूल इम्प्रॉपर होगा या फिर इनवैलिड होगा। तो सबसे पहले प्रॉपर रीजंस देखें जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो फर्स्ट रीजन है हंग असेंबली का। हंग असेंबली ऐसी असेंबली जब किसी भी पार्टी की मेजोरिटी ना हो। ऐसी ही सिचुएशन ये है कि मेजोरिटी पार्टी जो रूल कर रही थी उसकी फ्लोर पर या फिर हाउस में उसकी डिफीट हो चुकी है, और दूसरी पार्टी कोई ऐसी मिल नहीं रही है जो कि हाउस में अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर पाए। उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल प्रॉपर होगा। और सेम अगर जो पार्टी मेजोरिटी में थी उसने ये कह दिया कि हम मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं करेंगे, मतलब कि हम कैबिनेट नहीं बनाएंगे, और गवर्नर को कोई और पार्टी मिल ही नहीं रही है, या फिर ऐसी कोई कोएलिशन गवर्नर को मिल ही नहीं रही है जिसको हाउस में मेजोरिटी मिल पाए। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन से रिलेटेड, मतलब कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं कोई, उन्होंने सेंटर की कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस का डिसरिगार्ड करा है, उनको फॉलो नहीं करा है, सेंटर की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करा है, उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल वैलिड होगा। इंटरनल सबवर्जन, मतलब कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जानबूझकर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रही है, जानबूझकर विलिंगली स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करे तो उसको बोला जाएगा इंटरनल सबवर्जन। ऐसे ही है फिजिकल ब्रेकडाउन, कि जब स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को फॉलो करने से मना कर दें, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ड्यूटीज दी हैं, जितनी भी ऑब्लिगेशंस दी हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कहें कि हम इनको फॉलो नहीं करेंगे या फिर इन ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं करेंगे, तो उस केस में होगा फिजिकल ब्रेकडाउन। तो इन सारे केसेस में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना प्रॉपर होगा। ऐसे ही कुछ रीजंस SR बोमाई केस में बताए गए जब प्रेसिडेंट रूल इम्प्रॉपर होगा टू इम्पोज। फर्स्ट क्या होगा कि मान लीजिए कि जो मेजोरिटी में थी पार्टी, उसने फ्लोर में उसकी डिफीट हो चुकी है। अब गवर्नर ने कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं देखी ऑल्टरनेट मिनिस्ट्री फॉर्म करने की। जो ऑपोजिशन पार्टी है, देखिए ऑपोजिशन पार्टी अगर फ्लोर में अपनी मेजोरिटी प्रूव कर देती तो उस केस में गवर्नर इनको बोल सकता था गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, बट गवर्नर ने क्या कहा, इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर ही नहीं करा।
इस केस में अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर ने खुद भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर नहीं करा टू फॉर्म दी मिनिस्ट्री। ऐसे ही गवर्नर खुद अपनी असेसमेंट के बेसिस पर ये सोच ले, खुद ही इमेजिन कर ले कि जो पार्टी है वो अपनी मेजोरिटी हाउस में प्रूव ही नहीं कर पाएगी, तो उस केस में भी अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो वो इम्प्रॉपर होगा। सेम अगर रूलिंग पार्टी इसकी डिफीट हो जाती है जनरल इलेक्शंस में, जो कि रूल कर रही थी पार्टी, उस केस में भी ऐसे ही इंटरनल डिस्टर्बेंस और सेम ऐसे ही माल एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेट में की गवर्नेंस अच्छे से नहीं चल रही है, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट जो होगी उसको अब खुद को रेक्टिफाई करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कोई प्रायर वार्निंग नहीं दी गई और उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, तो तब भी प्रेसिडेंट रूल इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि उसको स्टेट गवर्नमेंट को पहले वार्निंग दी ही नहीं गई कि आप खुद को रेक्टिफाई करिए। अब देखिए इसी SR बोमाई केस में जुडिशियल रिव्यू की भी बात करी गई थी। जो 38 अमेंडमेंट एक्ट था, 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975, ये मैंने पहले भी बताया कि इसने कह दिया था कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन होगी वो ही फाइनल और कंक्लूसिव होगी और उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता। बट 44 अमेंडमेंट ने फिर इस चीज को डिलीट कर दिया था और ये कह दिया था कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है, देन दैट सेटिस्फेक्शन इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि इस सेटिस्फेक्शन को भी चैलेंज करा जा सकता है इन केस ऑफ मैलाफाइड, अगर इररेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, और ऐसे ही अगर इल विल बेस्ड है या फिर कह लिए कि परवर्स रीजंस के ऊपर ये बेस्ड है। नौ लक्ष्मीकांत में इससे रिलेटेड बहुत लंबी लिस्ट दी गई है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बट उनमें से उन सारी लिस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो पॉइंट 6 दिया गया है कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा तो प्रेसिडेंट हाउस को डिसॉल्व नहीं करेगा। डिसॉल्व अगर करना हो तो जब पार्लियामेंट अपनी अप्रूवल देगा तभी हाउस को डिसॉल्व करा जाएगा। उस पॉइंट तक प्रेसिडेंट सिर्फ हाउस को सस्पेंड ही कर सकता है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये तो बाकी नॉर्मल पॉइंट्स दिए गए हैं कि कैसे रेलिवेंट मटेरियल होना चाहिए प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन को जो बैक करे, और इस रेलिवेंट मटेरियल को प्रूव करने की जो बर्डन होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सिर्फ सेंटर के ऊपर ही होगी। और साथ में ये भी कोर्ट ने खुद के लिए भी कुछ चीजें रखी हैं कि ये जो रेलिवेंट मटेरियल है इसकी करेक्टनेस को चेक करना कोर्ट का काम नहीं होगा। कोर्ट बस ये देखेगा कि जितना भी रेलिवेंट मटेरियल है जो भी प्रेजेंट करा गया है, इज दैट रेलिवेंट मटेरियल रिलेटेड टू द एक्शन टेकन बाय द प्रेसिडेंट। और अगर ऐसा ना हुआ, अगर कोर्ट को ये लगा कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो रेलिवेंट मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, जो भी प्रेसिडेंट ने एक्शन लिया है वो उस रेलिवेंट मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में फिर कोर्ट स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को रिस्टोर कर सकता है और बोल सकता है कि जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करा गया है वो इनवैलिड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट अब हमारा है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अब यहां पर भी यही बोला गया है दैट इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसी सिचुएशन है कंट्री में कि इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंडिया का क्रेडिट, पूरे के पूरे इंडिया का या फिर किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में है, क्रेडिट ऑफ इंडिया खतरे में है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर सकता है। पहले ये जो सेटिस्फैक्शन थी अंडर आर्टिकल 38 अमेंडमेंट 38 के थ्रू फाइनल और कंक्लूसिव थी और इसको जुडिशियल रिव्यू के थ्रू चैलेंज नहीं करा जा सकता था। 44 ने कह दिया कि दैट सेटिस्फैक्शन इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। अब सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि ऐसी सिचुएशन कि हमारे इंडिया का जो क्रेडिट है वो स्टेबल है, इंडिया को अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए किसी एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए वो चीज अलग होती है कि हाँ कंट्रीज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए इंस्टीट्यूशंस, जो एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनसे फाइनेंशियल हेल्प लेती हैं, बट यहाँ पर है पूरे के पूरे कंट्री के क्रेडिट की बात करी गई है। जो आरबीआई है, आरबीआई एक रिपोर्ट निकालता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि क्या हमारे इंडिया का क्रेडिट स्टेबल है, हमारे इंडिया की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो स्टेबल है भी या नहीं।
ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ गई जब इंडिया की गवर्नमेंट चलाने के लिए भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो इसीलिए ही आरबीआई फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी निकालता है। अब यही चीज़ ही प्रेसिडेंट चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी हुई है इंडिया की या नहीं, क्रेडिट ऑफ इंडिया का सिक्योर है या नहीं। अब इन्हीं के बेसिस पर ही फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज करी जाती है। इम्पोजिशन इसकी सेम ही है कि दोनों हाउसेज ही विद इन 2 मंथ इसको अप्रूव करेंगे सिंपल मेजोरिटी से, और उसके बाद ये इंडेफिनेट पीरियड के तक चलती रहेगी लाइक नेशनल इमरजेंसी। और इसको रिवोक करने के लिए प्रेसिडेंट कभी भी एक और प्रोक्लामेशन इशू कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर भी एक वो सेम सिचुएशन है राज्यसभा वाली, कि अगर यहाँ पर तो क्या है कि दोनों हाउसेज ने विद इन 2 मंथ अप्रूव करना है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उस केस में जो नई लोकसभा बाद में आफ्टर फ्रेश इलेक्शंस जो लोकसभा नई बनेगी वो फिर डिसाइड करेगी कि इसको कंटिन्यू रखना है या फिर नहीं रखना है। और अगर कंटिन्यू रखा जाएगा तो फिर से ये सेम इंडेफिनेट वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और अगर डिसकंटिन्यू करा जाएगा तो 30 डेज तक ही फिर वो कंटिन्यू रहेगी, प्रोवाइडेड राज्यसभा ने मीन टाइम में उसको अप्रूव कर दिया है। नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या था कि हर बार पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती थी, बट यहाँ पर इसको कोई भी पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, और जब रिवोक करा जाएगा तब भी जो प्रेसिडेंट होगा वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बिना ही इसको रिवोक कर सकता है। अब अगर इसके इफेक्ट्स देखें तो सबसे पहले जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो सेंटर स्टेट्स को बोल सकता है टू ऑब्जर्व दी कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, मतलब कि जितने भी फाइनेंशियल पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड रूल्स होते हैं, डिवीजन से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं, सेंटर जो स्टेट्स होंगी उनको फॉलो करेंगी, सेंटर ऐसा उनको बोल सकता है। साथ ही अगर प्रेसिडेंट ने बोला है सेंटर को कि कोई और डायरेक्शंस भी दें स्टेट्स को, तो सेंटर वो भी चीज कर सकता है। ऐसे ही सेंटर स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकता है टू रिड्यूस सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्संस, मतलब कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स होंगे उनकी सैलरीज वगैरह को कम करा जाए। जो मनी बिल्स हो या फिर फाइनेंशियल बिल्स हो उनको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखा जाए। ऐसे ही खुद प्रेसिडेंट ये बोल सकता है कि जितने भी इम्प्लॉयज यूनियन के हैं, यहाँ पर बात हो रही है सेंटर के इम्प्लॉयज की, उनको प्रेसिडेंट डायरेक्शंस देगा कि उनकी सैलरीज को कम करा जाए। यहाँ पर जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की उनकी सैलरीज या फिर अलाउंसेस को भी कम करा जा सकता है। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे H.N. कुंजरू, उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल इमरजेंसी पोज सीरियस थ्रेट टू फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ अ स्टेट। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर उनके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होंगे, फाइनेंशियल पावर्स नहीं होंगी स्टेट्स के पास, तो गवर्नेंस कैसे चलेगी स्टेट्स की, है ना। बट इसका फिर भी जस्टिफिकेशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने दिया था एग्जाम्पल लेके ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका की। उन्होंने बोला कि जैसे जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था तो जब वहाँ की जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, तो प्रेसिडेंट के पास पावर थी इस डिफिकल्ट सिचुएशन को रिमूव करने से रिलेटेड। ऐसे ही हम तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बोला कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है हमारे इंडिया में रखी गई है बस ऐसी ही ग्रेट डिप्रेशन वाली सिचुएशन के लिए। अब तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर करी गई है। तो ये सारी की सारी इमरजेंसीज होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।